दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ योगेश में। कल मैंने आपको फ्रांस की क्रांति का पहला भाग जो बताया था कि क्रांति के उसमें क्या कंडीशन थी कि वहाँ क्रांति हुई। उसके अलावा मैंने बताया था किस प्रकार से क्रांति के दो चरण आगे को बढ़े थे। आज हम उससे आगे को देखेंगे और इसके बाद एक और वीडियो आपकी फ्रांस की रेवोल्यूशन की आएगी, यानी फ्रांस की क्रांति की आएगी। उसी के साथ आपका ये टॉपिक भी अच्छी खासी तरीके से आपका तैयार हो जाएगा। ठीक है, आज आपको जो काम करना है अपने घर पे वो आपको राज्यपाल कंप्लीट करना होगा पॉलिटी के अंदर से, यानी पॉलिटी का जो पोर्शन है आपने सीएजी यानी कैग तक कंप्लीट कर लिया होगा। तो राज्यपाल, उसकी शक्तियाँ, वो उसको नियुक्त कौन करता है, उसका कार्यकाल वगैरह जो भी है, आपको जितना भी उसके बारे में फैक्ट मिलते हैं वो तैयार करना। साथ ही साथ कंप्यूटर में आपको आज MS पावर पॉइंट कंप्लीट करना होगा, यानी माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट कंप्लीट करना है। इन दो टॉपिकों को आप कंप्लीट कर लेना और उसके बाद आपको अदर चीज़ें यानी जो भी आपका शेड्यूल है, जैसे भी आप लोग पढ़ते हैं उसको आप लोगों को कंप्लीट करना है। ठीक है, आज मैं अगले इससे आगे को शुरुआत करता हूँ फ्रांस की क्रांति का दूसरा। ठीक है, कल मैंने जो आपको पढ़ाया था ध्यान से सुनना, उसमें जैकोबियन क्लब जो बता रहा था उससे पहले मैंने आपको एक बताया था बास्तिल का पतन, यानी जो बास्तिल था, यानी बास्तिल जो जगह थी, जो जेल खाना था, उसका पतन, उसकी डेट में करेक्शन कर लेना। वो 17 जुलाई हुई है तो उसको 14 जुलाई कर देना है। ठीक है, बास्तिल का पतन उसको 17 जुलाई की जगह कितना करोगे, 14 जुलाई 1789 ये कर देना। जो मैंने कल आपको वीडियो बताई थी ध्यान देखना, बास्तिल का पतन उसमें 17 जुलाई हुआ है, इसको आप लोग 14 जुलाई 1789 कर लेना सभी लोग। ठीक है, और कमेंट करके बता भी देना कि सर इतना कर लिया है, नहीं तो मुझे आइडिया नहीं आएगा कि आप लोगों ने किया या नहीं किया। उसको इतना आप लोगों ने करना है, 14 जुलाई 1789। ठीक है, अब देखिए आज हम इससे आगे को बढ़ते हैं। हम लोगों ने कल देखा था एक इतिहास में एक आतंक वाला शासन जाना जाता था जिसको बोला जाता था जैकोबियन शासन, यानी जैकोबियन ने वहाँ पे क्या कर लिया था, एक पार्टी थी उसने यहाँ पे शासन स्थापित कर लिया था। अब जैकोबियन शासन में क्या माना जाता है कि पहला एक प्रकार का तानाशाही शासन का एग्जाम्पल आधुनिक विश्व में माना जाता है कि इसमें तानाशाही जो पहली बार शुरुआत हुई थी, इसी शासन से यहाँ से तानाशाही की शुरुआत मानी जाती है आधुनिक विश्व में। साथ ही साथ इस जो जैकोबियन शासन था, इसका जो नेता था यानी इसका जो तानाशाह था उसका नाम था रॉब्सपेयर। कौन था? रॉब्सपेयर। हालांकि इसने बहुत से सुधारात्मक काम भी किए, जहाँ इसने अच्छी अच्छी चीज़ें इंप्लीमेंट की। जैसे इसने वहाँ पे वयस्क मताधिकार को लागू किया। वयस्क मताधिकार का मतलब एक फिक्स्ड एज के ऊपर हर कोई वोट दे सकता है, वोटिंग कर सकता है, उसके लिए और कोई कंडीशन नहीं देखी जाएगी। आपकी उम्र हो जानी चाहिए, आपके पास कितना पैसा है, आप किस घर से बिलोंग करते हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। वयस्क मताधिकार इसने यहाँ पे लागू करवाया था। साथ ही साथ इसने काम का अधिकार और शिक्षा के अधिकार जैसे सुधारात्मक काम भी किए थे। लेकिन बहुत लंबे समय तक जैकोबियन शासन नहीं चल सका, क्योंकि आप जानते हैं जहाँ तानाशाही होती है, एक दौर के बाद वहाँ पे क्या होता है, उसका टूटना तय होता है। तो आगे जाके तानाशाही शासन जो था रॉब्सपेयर का यानी जैकोबियन शासन का, वो भी क्या हो गया था, ब्रेक हो गया था। ठीक है, तो देखिए आपने क्या लिखना है, ज़्यादा नहीं लिखोगे, सिर्फ आपको फ्लो चार्ट में लिखना है। ठीक है, जैकोबियन शासन लिखो। जैकोबियन शासन किस क्रांति से संबंधित है, अगर कभी पूछता है आप बता देना फ्रांस की क्रांति से। ये क्या माना जाता है, आधुनिक विश्व में तानाशाही का प्रथम एग्जाम्पल। आधुनिक विश्व में तानाशाही शासन का पहला उदाहरण, तानाशाही शासन का पहला उदाहरण माना जाता है। ठीक है, शासन का पहला उदाहरण इसको क्या किया जाता है, माना जाता है। साथ ही साथ इसका जो नेता था, जो तानाशाह था, उसका नाम था रॉब्सपेयर। क्या लिखोगे, रॉब्सपेयर का शासन। रॉब्सपेयर इसका क्या था, शासक था। और हालांकि इसने कुछ सुधारात्मक काम भी किए थे, इसके सुधारात्मक काम भी लिख लीजिए। ये तो रॉब्सपेयर इसका क्या था, तानाशाह शासक था। ठीक है, ये यहाँ का क्या था, जैकोबियन क्लब का तानाशाह। और जो इसने सुधारात्मक काम किए थे, जैसे इसने वयस्क मताधिकार लागू किया, इसको लिख लेना है। ठीक है, वयस्क मताधिकार यानी हर कोई वोट दे सकता है, कोई ऐसी संपत्ति वगैरह की कंडीशन नहीं लगाई जाएगी। इसके अलावा इसने शिक्षा का अधिकार व काम का अधिकार, तीसरा पॉइंट लिख लो, काम का अधिकार। ये चीज़ें तो इसने लागू की थी, लेकिन ये बहुत लंबे समय तक ये शासन नहीं चल सका। और ये भी क्यों इसने लागू की, क्योंकि इसमें निम्न वर्ग का दबाव था। मैंने आप लोगों से क्या कहा था, जैकोबियन शासन जो था पेरिस की भीड़ यानी जो किसान, श्रमिक वगैरह, इन लोगों को अपने में इंक्लूड करना चाहता था। जो लोअर क्लास था उसने प्रेशर बनाया था, तो मजबूरन इसको ये काम करना पड़ा। वयस्क मताधिकार, शिक्षा का अधिकार, काम का अधिकार, किस कारण से हुआ था, निम्न वर्ग के दबाव के कारण, निम्न वर्ग के कारण
कारण ये सब हुआ था। ठीक है, तो जैकोबियन शासन भी बहुत लंबे समय तक नहीं चल सका। रॉब्सपियर का जो तानाशाह था लंबे समय तक ये नहीं चल सका और इसको भी क्या हो गया था, ये भी ब्रेक हो गया था। तो जो जैकोबियन शासन के बाद अगला हेडिंग आप लोगों को लिखना है, आप लिखोगे उदार गणतंत्रवाद का चरण। यानी उदार गणतंत्र, ये तो उग्र है, उदार का मतलब जो थोड़ा पोलाइट होते हैं, जो थोड़ा इतने एग्रेसिव नहीं होते हैं, जो चीज़ों को सुधारात्मक तरीके से करना चाहते हैं, हर जगह हिंसा या क्रांति नहीं करना चाहते हैं, वो चरण होता है उदार गणतंत्रवाद का चरण। तो तीसरा चरण आप लोगों को क्या लिखना है, इसको स्क्रीनशॉट लिख लीजिए जल्दी से, उदार गणतंत्रवाद का चरण देख लीजिए, उदार गणतंत्रवाद का चरण। ठीक है, थर्ड चरण था हमारा उदार गणतंत्रवाद का चरण, उदार गणतंत्रवाद का चरण। ये तीसरा चरण इसका क्या था, अपने आप में था। और इसका जो टाइम पीरियड है वो 1794 से 1799 तक है। ठीक है, तो कितना लिखोगे, 1794 से 99 तक। ठीक है, 1999 तक इसको तीसरा बोला जाता है उदार गणतंत्रवाद का चरण। इसमें क्या हुआ था, 1794 में जब रॉब्सपियर की सरकार गिर गई थी, यानी रॉब्सपियर की सरकार का पतन हो गया था, उस कंडीशन को बोलते हैं फ्रांसीसी क्रांति में थर्मोडोरियम प्रतिक्रिया। थर्मोडोरियम एक प्रकार का कैलेंडर होता है फ्रांस में, वो उसी दिन से लागू हुआ था, यानी 9वां कैलेंडर था उनका वो, जिस दिन उसकी सरकार का पतन हुआ था उस दिन थर्मोडियन कैलेंडर का अगला मतलब कैलेंडर लागू होना था, तो उसको इतिहास में बोला जाता है थर्मोडियम प्रतिक्रिया। ठीक है, तो क्या लिखोगे इसमें, ऐसे एरो डालोगे, इसमें लिखोगे 1794 में रॉब्सपियर की सरकार का पतन, ये तानाशाह था वहाँ, रॉब्सपियर सरकार का पतन हो गया था, सरकार का पतन। अब आप कहोगे सर रॉब्सपियर की जो सरकार थी इसका जो पतन हुआ था ये किस आधार पे हुआ था, इसको बोला जाता है 1794 में थर्मोडोरियम प्रतिक्रिया बोला जाता है। क्या बोला जाता है, थर्मोडोरियम प्रतिक्रिया, थर्मोडोरियम प्रतिक्रिया क्या बोला जाता है इसको, थर्मोडोरियम प्रतिक्रिया बोला जाता है। ठीक है, अब जो ये थर्मोडोरियम प्रतिक्रिया है, इस घटना को इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसी दिन ये थर्मोडोरियम एक प्रकार का कैलेंडर है, किसका, फ्रांस का, इस दिन लागू हुआ था। इसको ब्रैकेट में लिख लीजिए, कैलेंडर लिख लेना, आप समझ जाओगे। ठीक है, कैलेंडर लागू मतलब ये अगले वर्ष का कैलेंडर होगा, ऐसा नहीं कि यहीं से शुरू हुआ था। उसी दिन थर्मोडोरियम एक घटना थी, इसको थर्मोडोरियम मतलब वहाँ का कैलेंडर लागू होता है उस दिन, तो उसी दिन इसकी सरकार का पतन हुआ था, इसको बोलते हैं थर्मोडोरियम प्रतिक्रिया। ठीक है, इतिहास में रॉब्सपियर की सरकार का पतन। तो जैसे ही इसकी सरकार का पतन हो गया तो कौन हावी हो जाएगा, मध्यम वर्ग यानी मिडिल क्लास। पहले जैकोबियन शासन में लोअर क्लास का दबाव था, अच्छी खासी मात्रा में लोअर क्लास, श्रमिक, किसान, मजदूर वगैरह थे। तो जैसे ही ये थर्मोडोरियम प्रतिक्रिया होती है, यानी रॉब्सपियर की सरकार का पतन होता है, तो ये कैलेंडर लागू इस दिन होता है, तो यहाँ जैसे ही सरकार का पतन हो गया तो किसका वर्चस्व स्थापित हो जाएगा, मध्यम वर्ग का पुनः वर्चस्व, मध्यम वर्ग का वर्चस्व फिर से स्थापित हो जाएगा। ठीक है, वर्चस्व फिर से क्या हो जाएगा, स्थापित हो जाएगा। अब मध्यम वर्ग आ गया तो वो क्यों चाहेगा कि लोअर क्लास को वोटिंग मिले, यानी वोट देने का अधिकार मिले, क्योंकि वो तो चाहता है कि हम ऊपर रहें। मध्यम वर्ग तो क्यों चाहेगा सबको वोट का अधिकार मिले, ये करे। तो इसने क्या कर दिया, 1794 में एक बार फिर से नया संविधान यहाँ लागू हो गया और उसमें सीमित मताधिकार कर दिया, और जो सदन एक सदन पहले था उसको 2 सदन वाली व्यवस्था कर दी, यानी अब 2 सदन होंगे फ्रांस में भी, पहले एक ही था, मैंने बताया था। वो इसलिए किया क्योंकि इनको लगा कि यार एक पार्टी की अगर सत्ता होगी, वो एक सदन में हावी होगी तो तानाशाही कर देगी, जैसे जैकोबियन ने किया था। तो मध्यम वर्ग का वर्चस्व हो गया, तो इन लोगों ने क्या कर दिया, इंप्लाइज करके लिखो, फिर से क्या कर दिया, सीमित मताधिकार, यानी जिसके पास धन वगैरह होगा वो वोट देगा, सीमित मताधिकार, साथ ही 2 सदन वाली व्यवस्था स्थापित। अब यहाँ 2 सदन होंगे, ठीक है, क्योंकि एक सदन तो इनने देख लिया था कि क्या हो गया था। 2 सदन व्यवस्था यहाँ से क्या होगी थी, स्थापित होगी थी फ्रांस में। ठीक है, अब ये जो था उदार गणतंत्रवाद का चरण था, ये चल रहा था, और अंतिम जो चरण आता वो सबसे इंपॉर्टेंट था, वहीं से आपका क्वेश्चन आता है। तो चौथा लिखो, प्रजातंत्र की आड़ में साम्राज्यवाद का चरण था, प्रजातंत्र की आड़ में तानाशाही व साम्राज्यवाद। तो चौथा चरण लिखो, पर इसको नोट कर लेना, प्रजातंत्र की आड़ में, इसको पूरा लिखो, प्रजातंत्र की आड़ में तानाशाही व साम्राज्यवाद, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्रजातंत्र की आड़ में, प्रजातंत्र की आड़ में क्या लिखोगे, तानाशाही व साम्राज्यवाद। अभी बताता हूं इसका मतलब। ठीक है, साम्राज्यवाद,
यहीं से हमारा नेपोलियन बोनापार्ट आएगा, इसको नोट कर लेना। अब देखो ये कौन सा चरण था, ये सबसे इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से। इसको ये जो इसका टाइम पीरियड था वो था 1799 से 1814 तक। कब लिखोगे? 1799 से 1814 तक। क्या था? प्रजातंत्र की, यानी प्रजातंत्र मतलब क्या है? एक प्रकार की डेमोक्रेसी, एक प्रकार के जहाँ लोगों को राइट हो, अधिकार हो, उसकी आड़ ली। यानी कहा कि हम प्रजातंत्र स्थापित करेंगे, लोकतंत्र बनाएंगे, और कर क्या दिया? तानाशाही। यानी तानाशाही मतलब अपने मन की मर्जी, व साम्राज्यवाद, यानी अपने साम्राज्य का विस्तार कर दिया और अलग अलग इलाकों को जीतना शुरू कर दिया। इसके अंदर क्या होता है वो देखिए। चरण में किसका होता है? नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म होता है। ठीक है, तो आप लिखो प्रजातंत्र के आड़ में तानाशाही साम्राज्य। इसमें क्या होता है देखो, सबसे पहला लिखो नेपोलियन का जन्म इसी नेपोलियन का उद्भव होता है, मतलब यानी नेपोलियन इसी चरण में क्या था आपका बाहर निकलता है। और अपने आप में क्या था? ये सैनिक तानाशाह था। कौन था? सैनिक तानाशाह। अब देखिए इसका पीछे क्या लॉजिक है। जब ये प्रजातंत्र के आड़ में तानाशाही कर रहा था, यानी साम्राज्यवाद को, फ्रांस से क्या कर रहा था? अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहा था, यानी अलग अलग इलाकों को जीत रहा था, सैनिक शक्ति के माध्यम से जीत रहा था, और ये कहते हुए जीत रहा था कि हम लोग क्या करेंगे? क्रांति, जैसे फ्रांस में क्रांति हुई, फ्रांस के लोगों को बहुत अधिकार दिए, फ्रांस में हमने सुधार किया, ऐसे ही यूरोप के अन्य देशों में भी हम करेंगे। और वहाँ जो आपका चर्च है, शक्तिशाली चर्च है, या निरंकुश राजा है, निरंकुश राजतंत्र है, इनको हम समाप्त करेंगे, और हम लोग आपको भी क्या देंगे? एक प्रकार का प्रजातंत्र देंगे, यानी हम आपको लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी देंगे। तो ये सुनते हुए यूरोप के अलग जो देश थे, चाहे आपका बेल्जियम हो, स्विट्जरलैंड हो, या कोई अन्य देश हो, उन लोगों ने इसका समर्थन किया। उन लोगों को लगा कि हाँ, जिस प्रकार से फ्रांस में क्रांति हुई, फ्रांस के लोगों को अधिकार दिए गए, हमारे देश में भी अगर क्रांति होगी हमें भी अधिकार मिलेंगे। तो उस चक्कर में उन लोगों ने किसको? नेपोलियन को सपोर्ट किया। यानी नेपोलियन का जो उद्भव होता है, नेपोलियन की शक्ति जो बढ़ती है, इन्हीं के सपोर्ट की वजह से बढ़ती है। अब देखो ये एक छोटा से बहुत कम उम्र में एक सैनिक बन गया था फ्रांस की सेना में, लेकिन धीरे 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 इसने अपनी शक्ति को इतना अपनी चतुराई से बढ़ा दिया कि एक प्रकार का सैनिक तानाशाह बन के क्या हुआ? उभरा था। ठीक है, अब इसने क्या किया? अब जो ये सैनिक तानाशाह, इसके बारे में एक ब्रिटिश का राजनीतिक चिंतक था, यानी ब्रिटिश राजनीतिक चिंतक बर्क उसका नाम था। उसने एक बार भविष्यवाणी की थी। उसने कहा था कि जिस प्रकार से फ्रांस में हालात हैं, जैसे फ्रांस की क्रांति हो रही है, कभी ना कभी फ्यूचर में एक प्रकार का तानाशाह उत्पन्न होगा, जो वास्तव में सिद्ध हुई, सही सिद्ध हुई, और नेपोलियन के रूप में एक तानाशाह, यानी ब्रैकेट में लिखो ब्रिटिश चिंतक बर्क की भविष्यवाणी सही सिद्ध हुई। ब्रिटिश चिंतक बर्क की भविष्यवाणी सही सिद्ध हुई। ठीक है, ब्रिटिश एक चिंतक था, एक विचारक था, वो बर्क तो उसका नाम था। उसकी भविष्यवाणी क्या मानी जाती? सही सिद्ध मानी जाती, इसके उद्भव के कारण। अब इसने अपने साम्राज्य का क्या कर रहा था? विस्तार कर रहा था, साम्राज्य को अलग अलग जगहों पे जीत रहा था। अब नेपोलियन आपने हेडिंग डालना है, और नेपोलियन को किस प्रकार से पढ़ना है इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। देखो इतना ही करने के बाद नेपोलियन आपने हेडिंग डालना है। देखिए नेपोलियन कैसे इतना विस्तार उसने अपने साम्राज्य का किया, कैसे नेपोलियन आगे बढ़ा, ये देखना है। ठीक है, नेपोलियन इसके आगे बढ़ने के पीछे तीन कारण थे, यानी तीन लॉजिक इसके आगे बढ़ने के थे। पहला, इसने क्या किया? क्रांति के आदर्शों को बढ़ाया, यानी इसने ये प्रसारित किया कि क्रांति होती है तो उसके फायदे क्या होते हैं, क्या क्या आदर्श होंगे, उसको इसने आगे बढ़ाया। और उसी को आगे बढ़ाते इसने अलग अलग जगह सैनिक विजय की, यानी अलग अलग इलाकों को जीतता गया, क्योंकि वहां के लोग भी चाहते थे हमारे देश में भी रिफॉर्म हो, सुधार हो। दूसरा, इसने बाद में क्या कर दिया? क्रांति के उद्देश्य कुछ और थे, उसके स्ट्रक्चर को चेंज कर दिया, यानी कहा था हम ऐसा करेंगे और लास्ट में कुछ उल्टा करवा दिया, यानी इसने क्या कर दिया? उसको उल्टा कर दिया, यानी क्रांति के उद्देश्य को इसने स्वरूप को बदल दिया। और उसी कारण क्या हो गया था? कॉन्ट्राडिक्शन हो गया था, विवाद हो गया था, आंतरिक कलह के कारण इसका क्या हो गया? पतन हो गया। यानी नेपोलियन के तीन पॉइंट हैं। पहला, इसने क्या किया? पहला जो इसका पॉइंट है, इसने क्रांति के आदर्श को बढ़ाया। ठीक है, क्रांति के आदर्श, यानी क्या क्या क्रांति के पॉइंट होंगे उनको इसने बढ़ावा दिया, क्रांति के आदर्शों को बढ़ावा दिया। दूसरा, इसने क्या किया? बाद में कुछ समय बाद क्रांति के स्वरूप को ही बदल दिया, अब उल्टा हो गया, क्रांति के स्वरूप को बदल दिया, और इसको, ये क्रांति के स्वरूप को बदलने के पश्चात क्या हो गया? ये कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, विवाद हो गया, तो विरोधाभास के कारण इसका पतन हो गया। विरोधाभास, कॉन्ट्राडिक्शन के कारण इसका क्या हो गया? पतन हो गया। यानी तीन चीजें हमने नेपोलियन में देखनी है।
अब देखो, जब क्रांति के आदर्श को इसने बढ़ावा दिया, ये क्रांति को आगे को बढ़ा रहा था, तो इसी क्रम में इसने क्या किया, सैन्य विजय किया, यानी सैनिकों को जीता, यानी अलग अलग इलाके इसने जीते। तो इसमें इंप्लाइज करके लिखो सैन्य विजय इसी का नतीजा था। क्यों? क्योंकि यूरोप के अलग अलग देश ये देख रहे थे कि फ्रांस में सुधार हो रहे हैं, क्योंकि वहाँ क्रांति के आदर्श हैं, क्रांति के कारण वहाँ रिफॉर्म हुआ, हमें भी सपोर्ट करना चाहिए। उन्होंने नेपोलियन को सपोर्ट किया, नेपोलियन का उनने अपना मुक्तिदाता समझा, उस क्रम में उनका सपोर्ट किया। वो लगता था कि उनको तानाशाही हमारे देश से निरंकुश राजतंत्र हटेगा, चर्च की शक्ति कमजोर होगी, लोगों को अधिकार मिलेंगे। तो ये आदर्श बढ़ा के वो आगे बढ़ा था, उसने अलग अलग इलाके को क्या किया, जीता और सैन्य विजय उसने प्राप्त की। इसी क्रम में एक संधि होती है 1807 में, जिसका नाम है टिलिस्ट की संधि। ठीक है, तो अगला पॉइंट लिखो 1807 की टिलिस्ट की संधि। टिलिस्ट की संधि, इस टिलिस्ट की संधि से इसकी जो शक्ति है, किसकी, नेपोलियन की शक्ति जो है वो बहुत ज्यादा क्या होगी, बढ़ गई। टिलिस्ट की संधि से इसकी शक्ति बढ़ गई, से शक्ति क्या होगी इसकी, बहुत ज्यादा बढ़ गई। अब टिलिस्ट की संधि में क्या प्रावधान था, कैसा था, इतना नहीं देखना है हमने। ठीक है, आपको इतना पता होना चाहिए टिलिस्ट की संधि कब हुई थी, 1807 में। इसकी शक्ति क्या होगी थी, उसमें बहुत ज़्यादा बढ़ गई, और बढ़ने के बाद इसने बहुत बड़े साम्राज्य की क्या कर दी, स्थापना कर दी, यानी एक वृहद साम्राज्य की स्थापना। लिखो वृहद साम्राज्य, बड़े साम्राज्य की क्या कर दी इसने, स्थापना कर दी। किसने कर दी वृहद साम्राज्य की स्थापना, नेपोलियन बोनापार्ट ने। और इस साम्राज्य में आपको बताऊं कौन था, जैसे फ्रांस था, बेल्जियम था, डालमेटिया था, क्रोशिया था, ये सब के सब इसी साम्राज्य के हिस्सा थे। तो इसी के नीचे आप लोग लिखोगे एरो कर नीचे, इसमें फ्रांस के अलावा बेल्जियम, सब यूरोप की कंट्री है। ठीक है, फ्रांस के अलावा कौन था इसमें, फ्रांस था, बेल्जियम था, इसके अलावा डालमेटिया, क्रोशिया और सेवाई। डालमेटिया, क्रोशिया और सेवाई आदि देश थे। ठीक है, इसने इतना बड़ा साम्राज्य बना दिया, फ्रांस ही नहीं बल्कि बेल्जियम भी इसके अंदर आ गया, डालमेटिया इसके अंदर आ गया, सेवाई इसके अंदर आ गया, क्रोशिया इसके अंदर आ गया। साथ ही साथ इसने क्या क्या, कई ऐसे अलग यूरोप के अलग अलग राज्य थे या राष्ट्र थे जिसने जो इस पे आश्रित हो गए, यानी इस पे डिपेंड हो गए। तो इसने कई आश्रित राज्यों की भी स्थापना की, जिनमें किसका नाम आता है, स्पेन का आता है, पुर्तगाल आता है, हॉलैंड आता है, स्विट्जरलैंड आता है। तो साथ ही साथ देखो, इसने इस पे कई आश्रित राज्य थे, इस पे कई आश्रित राज्य थे, जैसे स्पेन, पुर्तगाल, हॉलैंड, स्विट्जरलैंड। ठीक है, ये सब के सब क्या थे, इस पे आश्रित राज्य हो गए थे, स्पेन, पुर्तगाल, हॉलैंड और स्विट्जरलैंड। अब देखिए, यहाँ इसका साम्राज्य विस्तार हुआ, वहाँ उसके इस पे डिपेंड हो गए। इसके अलावा कुछ और भी थे, जैसे एक राइन था, जर्मनी, राइन परिसंघ जो जर्मनी वगैरह का इलाका है उसको बोलते हैं राइन परिसंघ। इसके साथ साथ ही वहाँ पे कौन था, एक आध और थे, जिसमें वारसा और वेस्टफेलिया भी आते हैं, उतना हमने देखना नहीं है। तो जैसे इसमें एक वारसा भी लिख लो, एक वेस्टफेलिया लिख लो, वेस्टफेलिया, और एक लिख लो राइन परिसंघ, वो छोड़ दो, राइन परिसंघ छोड़ दो तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, राइन परिसंघ भी था, लिख लो राइन परिसंघ। ये सब के सब इस पे आश्रित राज्य थे, और साथ ही साथ इसके कुछ मित्र राज्य भी थे, क्योंकि उनकी सैन्य शक्ति ऑलरेडी बहुत ज्यादा थी, तो वो उसने इनको मित्र बना रखा था, जिसमें आपका ऑस्ट्रिया आता है, पर्सा आता है और रूस आता है। तो इसके मित्र राष्ट्र लिख लीजिए। मित्र में कौन कौन सा आएगा, ऑस्ट्रिया, रूस और प्रसा, ये क्या थे, इसके मित्र राष्ट्र थे। यानी इसने क्या किया था, यहां तो इसने अपने साम्राज्य का विस्तार फ्रांस, बेल्जियम, डालमेटिया, सेवाई, क्रोशिया से किया था। स्पेन, पुर्तगाल, हॉलैंड, स्विट्जरलैंड, वर्सा, वेस्टफेलिया और राइन परिसंघ आदि को मिला के इसने इस पे आश्रित कर दिया था। जबकि ऑस्ट्रिया, रूस और प्रसा को लेकर इसने क्या कर दिया, अपने आप को एक प्रकार का मित्र राष्ट्र बना दिया इन लोगों को। ठीक है, ये सब मित्र राष्ट्र थे इसके, प्रसा वगैरह। अब देखिए, ये जो मित्र राज्य थे ये इसके आश्रित थे, और ये इसके साम्राज्य के हिस्सा थे नेपोलियन के। यानी इसने पूरे यूरोप में अपना क्या कर दिया, परचम लहरा दिया, और इसने अलग अलग जगह अपने उत्तराधिकारी नियुक्त किए। जैसे हॉलैंड में था लुई बोनापार्ट को इसने नियुक्त किया। इसके अलावा इसने वेस्टफेलिया में किया, उसका नाम था जेरोम बोनापार्ट, और एक का जोसेफ बोनापार्ट था, जिसको इसने स्पेन में नियुक्त किया, वो हमने नहीं देखना है। स्पेन में इसने जोसेफ बोनापार्ट को किया, हॉलैंड में इसको किसी अन्य को किया, इसके अलावा जेरोम बोनापार्ट था, उसको अलग जगह किया, वो हमने नहीं देखना है। तो अब ये हो क्या रहा था, इसने इतना विस्तारित करने के बाद इसने यहाँ एक प्रकार की क्रांति, मतलब सुधारात्मक कदम
उठाए। जैसे इसके सुधार में, इसको आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लिख लीजिए। इसने क्या क्या किया वहां देखो, सामंतवाद का अंत कर दिया इसने, ठीक है। तो ये पूरा करने के बाद, नोट करने के बाद देखो, इसको स्क्रीनशॉट ले लो। इसने क्या किया, सामंतवाद का अंत कर दिया, यानी इन देशों में इसने, यूरोप में जब क्रांति हो रही थी, इसने क्या क्या किया, सामंतवाद का अंत, सामंतवाद का अंत कर दिया इस नेपोलियन ने यहाँ, ठीक है, इन इलाकों में। दूसरा, इसने क्या कर दिया, एक नेपोलियन कोड लागू किया, नेपोलियन कोड लागू। इस नेपोलियन कोड में इसने क्या कर दिया, महिलाओं के अधिकारों को छीन दिया और पुरुषों के अधीन उनको मान दिया, यानी महिलाओं के अधिकारों को इसने क्या कर दिया, कम कर दिया। सामंतवाद का अंत किया, नेपोलियन कोड को इसने लागू किया और चर्च की शक्ति को नियंत्रित कर दिया। चर्च को क्या कर दिया इसने, नियंत्रित कर दिया। तो यूरोप के देश को लगा यार वास्तव में नेपोलियन हमारे लिए सुधार का काम कर रहा है। तो अब वो जब ये सब चीज़ें हो रही थी, उनके अंदर भावना आ गई। पहले तो वो क्या था, जैसे सपोज ये स्विट्जरलैंड है, सपोज ये स्पेन है, ये पुर्तगाल, ये पहले ऐसी मतलब बिखरे बिखरे पड़े थे। जब इस प्रकार के सुधारात्मक काम हुए, नेपोलियन ने किए, इनके अंदर एक राष्ट्र की भावना आ गई। इनको ये लगा कि यार अब हम जो है एक राष्ट्र के रूप में इकट्ठा हो सकते हैं, यानी इनको ये लगा कि क्यों ना अब हमें अपने स्तर से शासन करें, एक राष्ट्र के रूप में बनने लग गए। और इन्होंने उल्टा नेपोलियन के खिलाफ क्या करना शुरू कर दिया, विद्रोह, यानी आवाज उठानी शुरू कर दी। यानी नेपोलियन के खिलाफ इनकी क्या होगी, आवाज अब बुलंद होने लगी। तो उससे आगे जो होता है वो आप लोगों को नोट करना है, वो देखिए। जो अन्य फैक्टर आते हैं, इसने एक तो देखो, मैंने बताया कि नेपोलियन कोड इसने लागू किया, इसने वहाँ पे जो भी काम किए थे। अब जो आता है, इसने एक बहुत बड़ी गलती कर दी थी, ठीक है। सबसे बड़ी गलती उसकी क्या थी, अब इसका जन्म क्यों हुआ था नेपोलियन का, क्रांति से हुआ था। यानी ये उसी क्रांति का परिणाम था, नेपोलियन बाहर निकला और उसी क्रांति के पॉइंट जो थे, जैसे जैसे सुधारात्मक बिंदु थे, उसी को लेके इसने अपने साम्राज्य का विस्तार किया, यूरोप के अलग अलग इलाकों को जीता। उस टाइम लोगों ने इसका समर्थन किया, लेकिन इसने क्या कर दिया, फाइनली क्रांति को ही गला घोट दिया। यानी जिस चीज से पैदा हुआ था उसी का इसने क्या कर दिया, गला घोट दिया। तो इसके लिए एक उक्ति यानी एक कथन बहुत प्रचलित है कि नेपोलियन का जन्म क्रांति से हुआ था, लेकिन उसने उसी क्रांति का क्या कर दिया, गला घोट दिया। क्रांति का गला घोटने का ये मतलब था कि जिन बिंदुओं को लेकर वो आगे बढ़ा था, उन्हीं बिंदुओं पर वो टिका नहीं रहा, यानी उन बिंदुओं को ये भूल गया। यानी ये क्रांति का शिशु था, लेकिन उसने क्रांति के आदर्शों का गला घोट दिया। अगर ये पूछता है कि किसके लिए ये कथन प्रचलित है, तो आप बताओगे नेपोलियन बोनापार्ट के लिए। तो एक कथन लिख लीजिए पॉइंट, इसके लिए एक कथन प्रचलित है कि ये क्रांति का शिशु था और इसने क्रांति के आदर्शों को क्या कर दिया, गला घोट दिया, ठीक है। ये कथन इसी के लिए जाना जाता है, क्रांति का शिशु, क्रांति का क्या था, ये शिशु था, लेकिन क्रांति के आदर्शों का गला घोट दिया, क्रांति के आदर्श का गला घोट दिया, आदर्श का गला घोट दिया इसने, ठीक है। अब आप कहोगे सर ये क्या है, देखो जिन बिंदुओं को लेके ये आगे बढ़ा था उन्हीं बिंदु पे नहीं टिका रहा, इसने सब चीज चेंज कर दी। जैसे क्रांति में एक चीज आपने सुनी होगी, जब मैंने आपको बताया था फ्रांस की क्रांति में विचारकों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। वहां पे स्वतंत्रता पे बहुत बल दिया गया था और एक अनियंत्रित स्वतंत्रता पे बल देने वाले थे रूसो। इसने स्वतंत्रता के आदर्शों को भूल गया कि स्वतंत्रता वगैरह कुछ नहीं। हाँ, इसने समानता की बात कही, और समानता भी आर्थिक समानता नहीं कि आर्थिक रूप से सब समान हो, आर्थिक समानता की बात ही नहीं कही। इसने क्या कर दिया, अवसरों की समानता होनी चाहिए, यानी आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, अब अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, लेकिन अगर आप इक्वालिटी अपॉर्चुनिटीज से सब कुछ नहीं हो सकता ना, आपकी कंडीशन भी तो डिपेंड करती है। माना आपको मैं कहूँ कि UKSSC ने एग्जाम कराने के लिए दे दिया और सब भर सकते हैं इसमें फॉर्म, यानी अवसर सबके लिए हैं, जो मतलब एक निश्चित क्राइटेरिया है उसको जो पार कर लेंगे सब लोग उसको भर सकते हैं, यानी अवसरों की समानता होगी, हर कोई भर सकता है जो एलिजिबल होगा। लेकिन क्या आप हर किसी की कंडीशन सेम है, क्या उस अवसरों को सही मतलब अपने फेवर में ले सके, क्या हर किसी को उसी लायक की एजुकेशन मिली? कोई देहरादून में बैठ के कोचिंग कर रहा, कोई ग्रामीण इलाकों में उसके यहाँ पैसा नहीं है, वो कोचिंग नहीं ले पाता, उसको पता ही नहीं कि कैसे तैयारी करनी है। तो अवसरों की समानता तो मिल गई, लेकिन कैसे वो उस अपॉर्चुनिटी को फाइनल लेवल तक ले जा पाएगा, ये नहीं हो सकता है। तो इसने क्या क्या कर दिया, एक तो स्वतंत्रता को इसने क्या कर दिया, कम कर दिया, यानी स्वतंत्रता पर इसने क्या कर दिया, अंकुश लगाने की बात कही, यानी स्वतंत्रता पर अंकुश लगाने की बात कही, जबकि समानता पर बल, समानता पर बल। और समानता भी कौन सी, आर्थिक समानता नहीं, यानी आर्थिक समानता नहीं, आर्थिक समानता नहीं, ठीक है। कौन सी समानता की बात कही थी इसने, अवसरों की समानता। अब बताओ अवसरों की समानता से हो जाएगा क्या सब कुछ?
अवसरों की समानता। अवसर तो यूके ट्रिपल एस दे ही रहा है आप सबको, क्या एक ही बार में सब निकल जाओगे? पॉसिबल ही नहीं है। कोई कैसे कोचिंग कर रहा है, कोई कैसे पढ़ रहा है। अवसरों की समानता की इसने क्या कहती बात की थी, इसकी आर्थिक समानता पे इसने बल नहीं दिया, पहला। ठीक है। दूसरा इसने क्या कर दिया, जितने भी इनडायरेक्ट टैक्सेस थे यानी अप्रत्यक्ष कर थे उनको बढ़ा दिया। यानी अप्रत्यक्ष कर मतलब इनडायरेक्ट टैक्स, जो इंसान कर रहा है, जिसको बेनिफिट हो रहा है, आप उससे कर लगाओ ना, अप्रत्यक्ष कर को बढ़ावा। फालतू का जनता से क्यों आप लोग इतना ले रहे हो? यानी सपोज मैं एक उत्पादक हूं और मैंने किसी चीज़ का उत्पादन किया है, यानी मैंने एक इस मार्कर को बनाया और इस मार्कर की कीमत सपोज मार्केट में 50 रुपये है। ठीक है। और 50 रुपये यानी इसको बनाने में मुझे सपोज कितने लगे, 20 रुपये लगे, और मैंने ओवरऑल इसको 50 रुपये में बेचा, तो उस 20 रुपये जिसको मेरी कॉस्ट आई उसको छोड़ के जो मैं फायदा कमा रहा हूँ उस पर मुझे टैक्स लगना चाहिए और डायरेक्ट मुझ पर लगना चाहिए, क्योंकि मैंने इसका उत्पादन किया, फायदा मुझे हो रहा है और लग रहा है आप पे टैक्स। और आप ऐसे कैसे होगा? तो अप्रत्यक्ष करों को इसने बढ़ावा दिया, जबकि फ्रांस की क्रांति जो थी वो प्रत्यक्ष करों की बात करती थी, डायरेक्ट टैक्सेस की बात करती थी। तो इसलिए इसने क्रांति के आदर्शों को क्या कर दिया, घोट दिया। और तीसरा इसने जो सबसे बड़ी गलती की, मोस्ट इंपोर्टेंट जो इसकी गलती थी, इसने क्या कर दिया, राष्ट्रवाद को साम्राज्यवाद से जोड़ दिया का प्रयास। राष्ट्रवाद, अभी समझाता हूं, को साम्राज्यवाद से जोड़ने का प्रयास, अब आप कहोगे सर ये क्या है? राष्ट्रवाद का मतलब जब किसी के अंदर, पहले तो ये माना जाए एक प्रकार के, आप सिर्फ ये समझ लीजिए कि एक प्रकार की भावना आ गई, एक भौगोलिक क्षेत्र के अंदर वो लोग रहते हैं, उनकी कला संस्कृति वो सब एक है और उनको एक होने का एहसास है, तो एक प्रकार का राष्ट्रवाद हो गया। ठीक है। अब इसने उसको किससे लिंक कर दिया? साम्राज्यवाद से। अब कैसे पॉसिबल है बताओ? आप कह रहे हो हम एक राष्ट्र हैं और आप अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहे हैं, दूसरे को अपने अंदर लेने के प्रयास कर रहे हैं, तो दूसरा भी तो राष्ट्र है, तो आप अपने फैलाओगे तो वो विरोध करेगा दूसरा वाला, और अगर आप यहां हो वो इधर है तो दोनों में कॉन्ट्राडिक्शन होगा। तो ये अगर करोगे तो इससे क्या होना शुरू हो जाएगा, विरोधाभास, यानी कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगा। ठीक है। और यही यूरोप की सबसे बड़ी क्या थी, मतलब नेपोलियन की सबसे बड़ी भूल थी कि उसने ये काम किया। और जैसे ही उसने ये सब काम किया, यूरोप के लोगों ने उसको क्या कर दिया, बाहर का रास्ता दिखा दिया, यूरोप से बाहर खदेड़ने का उसको, इसको नोट कर लीजिए, यूरोप से बाहर खदेड़ने का उसको प्रयास किया। और इसी क्रम में जनता उसके खिलाफ हो गई और सबसे पहले स्पेन और पुर्तगाल ने उसके खिलाफ विद्रोह शुरू कर दिया। जिनको उसने जीता था उन्हीं ने उसके खिलाफ क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। और यूरोप में जैसे ही इसके खिलाफ विद्रोह हुआ, नेपोलियन की सबसे पहले एक हार हो जाती है, अपने सैनिक विजयों के क्रम में पहली बार हार जाता है। वो हार था 1813 में, और 1813 में जहां उसकी पराजित हुई थी उसको बोलते हैं लिपजिंग का युद्ध। ठीक है। तो प्रथम पराजय लिखो, प्रथम पराजय। देखो इतने समय थे सैनिक विस्तार कर रहा था, अब जाके आया था। और प्रथम पराजय कहाँ हुई थी इसकी, लिपजिंग युद्ध में। कहाँ हुई थी, लिपजिंग युद्ध में। ठीक है। लिपजिंग युद्ध। और लिपजिंग युद्ध में कब हुई थी इसकी पराजय, 1813 में इसकी पराजय हुई थी। लिपजिंग युद्ध में प्रथम पराजय हुई थी नेपोलियन की। पूछता है तो किस युद्ध में हुई थी, लिपजिंग। देखो 1799 से चल रहा है, राज्य साम्राज्य विस्तार कर रहा है और हार कहाँ रहा है, इतने में। इसीलिए आप लोगों ने सुना होगा समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन क्यों कहते हैं। नेपोलियन से किसी की तुलना इसीलिए की जाती है कि वो अविजयी था, वो हारता नहीं था। लास्ट में कहाँ हारता है इतनी देर में, 1813 में लिपजिंग युद्ध में हारता है। और उसका जो अंत होता है 1815 में वाटरलू के युद्ध में होता है। तो नेपोलियन का अगर आपसे अंत पूछता है तो कब लिखोगे, 1815 में। और कहाँ होता है अगर आपसे पूछता है तो वाटरलू का युद्ध, वाटरलू का युद्ध। ठीक है। वाटरलू के युद्ध में इसका क्या होता है, पराजय हो जाता है। वाटरलू का युद्ध था उसमें इसकी पराजय हो जाती है 1815 ईस्वी में। ठीक है। तो ध्यान आपने रखना है कि 1815 में वाटरलू युद्ध में इसकी पराजय होती है और प्रथम पराजय लिपजिंग युद्ध में 1813 में होती है। और जैसे ही इसका अंत हो जाता है इसको कहीं और निर्वासित कर दिया जाता है, इसको कहीं और भेज दिया जाता है। उस जगह का नाम है सेंट हेलेना द्वीप पे इसका निर्वासन कर दिया जाता है। तो इसको निर्वासन कहाँ कर दिया जाता है, निर्वासित बोलते हैं। ठीक है। इसका निर्वासन कर दिया जाता है सेंट हेलेना द्वीप पे, सेंट हेलेना द्वीप। अब आपको कहोगे सर ये निर्वासित क्या होता है, जैसे मैं हार गया, सपोज मुझे पकड़ के कहीं और फेंक देते हैं, वहीं रह तुम भैया, वहीं सड़े रहे, वही कर दिया। इसको निर्वासित कहाँ कर दिया, इसको कहाँ भगा दिया, सेंट हेलेना द्वीप। क्वेश्चन पूछेगा नेपोलियन की प्रथम पराजय किस युद्ध में हुई थी, लिपजिंग युद्ध में। क्वेश्चन पूछेगा लिपजिंग युद्ध कब हुआ था, 1813 में। क्वेश्चन पूछेगा नेपोलियन का अंत किस युद्ध से हुआ था, वाटरलू युद्ध से। क्वेश्चन पूछेगा नेपोलियन का अंत कब हुआ था, 1815 में। और क्वेश्चन पूछेगा निर्वासन, नेपोलियन की पराजय के बाद उसको कहाँ निर्वासित किया गया था, सेंट हेलेना
सेना द्वीप पे इसका क्या किया गया था, निर्वासन किया गया था। ये आप लोग नोट कर लीजिए। इससे संबंधित जो फैक्ट होंगे वो कल की क्लास में आएंगे फ्रांस की क्रांति के। अब मैं सिर्फ आपको 2-3 लाइनें बताऊंगा लास्ट की, वो बताऊंगा फ्रांस की क्रांति ने हमें क्या क्या दिया है, ठीक है। सबसे पहले लिख लीजिए लास्ट पॉइंट, फ्रांस की क्रांति की देन, क्या क्या आखिर उसने हमें दिया। फ्रांस की क्रांति की देन लिखना है, यानी उससे हमें क्या क्या मिला, ठीक है। पहला जो इससे फ्रांसीसी क्रांति से मिला वो मिलता है आधुनिक राजनीति की शुरुआत इसी से मानी जाती है। अभी बताता हूँ इसको, ठीक है, बड़ा मजा आएगा इसको सुन के। आधुनिक राजनीति की शुरुआत इसी से मानी जाती है। अब आप कहोगे सर ये क्या है। आप लोगों ने अखबारों में, न्यूज़पेपर में और हर जगह एक शब्द सुना होगा, एक टर्मिनोलॉजी सुनी होगी जिसका नाम है दक्षिणी पंथ, वामपंथी। यानी ये कहते हैं ये पार्टी वामपंथी है, ये पार्टी दक्षिणपंथी है। वो दो टर्मिनोलॉजी जो है इसी क्रांति की देन है। ये माना जाता था कि राजा होता था वहाँ निरंकुश, उसके दोनों साइड लोग बैठते थे, एक राइट साइड एक लेफ्ट साइड। जो राजा का समर्थन करता था उसको कुछ एक नाम से संबोधित किया जाता था, चाहे दक्षिणपंथी वामपंथी वो सब छोड़ दो, दूसरे साइड वाले को दूसरे नाम से संबोधित किया जाता था। तो वो इसी प्रकार की जो सरकार होती है, दक्षिणपंथी और वामपंथी का जो कॉन्सेप्ट आया इसी क्रांति, यानी आधुनिक राजनीति की शुरुआत का मतलब दक्षिण पंथ व वाम पंथ का कॉन्सेप्ट है। वाम पंथ की संकल्पना यहीं से आई, ठीक है। दक्षिण पंथ और वाम पंथ की संकल्पना इसी क्रांति की क्या है, देन है। दूसरा, इस क्रांति में एक युद्ध संगीत था जिसका नाम था मार्सलेज। उस मार्सलेज को बाद में फ्रांस का क्या बनाया गया, राष्ट्रीय गान। यानी दूसरा पॉइंट लिखो, मार्सलेज को फ्रांस का राष्ट्रीय गान, मार्सलेज ब्रैकेट में लिख देना युद्ध संगीत था, ठीक है। इसको क्या बनाया गया, फ्रांस का राष्ट्रगान बनाया गया, फ्रांस का राष्ट्रगान मार्सलेज को बनाया गया। वो इसी क्रांति की क्या है, देन है। इसके अलावा कुछ और पॉइंट है। सर्वसत्तावादी सरकार की शुरुआत यहीं से, यानी तानाशाह सरकार की शुरुआत यहीं से मानी जाती है, इस क्रांति से। यानी सर्वसत्तावादी सरकार की शुरुआत कहाँ से मानी जाती है, यहीं से मानी जाती है। अब सर्वसत्तावादी सरकार मतलब जैकोबियन शासन, जिसको हमने रॉब्सपियर बताया था, वो तानाशाह यहीं से इसी क्रांति की देन है, ठीक है। इसके अलावा आप लोगों ने एक टर्मिनोलॉजी सुनी होगी, जनमत संग्रह, यानी किसी मुद्दे पे जनता से पूछना, जनमत संग्रह कराना, वो इसी क्रांति की देन है। तो अगला पॉइंट लिखो, जनमत संग्रह। और लास्ट में जो समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्वता की भावना है वो भी इसी क्रांति, वो मैं अगले वीडियो में सब चीज़ आपको बताऊंगा। जनमत संग्रह भी इसी क्रांति की देन है। और लास्ट पॉइंट लिखो, राष्ट्र के लिए युद्ध की संकल्पना, राष्ट्र हेतु युद्ध। यानी आप लोगों ने देखा होगा नेपोलियन जब आगे बढ़ रहा था, उसने अलग अलग इलाकों को जीता, तो उसमें क्या हो गया, राष्ट्रीय मतलब जो पहचान थी, इसमें राष्ट्रीय पहचान कर देना, ठीक है, राष्ट्रीय पहचान हेतु युद्ध। तो बाद में क्या होने लगा, जब राष्ट्रवाद डेवलप हुआ यूरोप में, तो उन्होंने अपनी पहचान बनाई और उस पहचान को पाने के लिए उन्होंने युद्ध करना भी सीखा। तो ये इसी क्रांति की क्या थी, देन है। ये था फ्रांस की क्रांति की ओवरऑल कॉन्सेप्चुअल क्लास। 2 क्लासेस थी, बिना कॉन्सेप्ट के मैं नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि आप यूके SSC की तैयारी कर रहे हैं। हो सकता है इस वीडियो को ऑल इंडिया लेवल पर और लोग भी देखें, और आप लोगों के लिए ये फायदा होगा, जब आप किसी बुक को पढ़ेंगे आप लोगों के कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हैं, आप कहीं नहीं अटकोगे। अब आपका क्या काम होगा, ध्यान से सुनना, NCERT 9th या 10th में कहीं फ्रांस रेवोल्यूशन दिया होगा, यानी फ्रांसीसी क्रांति, उसको अच्छे से तैयार कर लेना, आप कहीं नहीं अटकोगे। कल इसकी फैक्ट से संबंधित क्लास आएगी। अपना ध्यान रखिए, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।